इतिहास में अपन महाराणा कुंभा पढ़ रहे थे और वो कल की क्लास में कुंभा पूरा नहीं हो पाया था, तो आज अपन उस कुंभा के अगला जो पोर्शन बचा हुआ है उसको पढ़ेंगे। महाराणा कुंभा बहुत इंपॉर्टेंट शासक था अपने राजस्थान का। तो कल अपन ने कल तक पढ़ लिया था कि महाराणा कुंभा था, उसने मालवा विजय की थी महमूद खिलजी के ऊपर, और उसके उपलक्ष्य में उस महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। यहाँ तक कल अपन ने पढ़ा था। अब आज पढ़ेंगे कि ये मान लो कुंभा है अपना, और इस कुंभा के 4 वास्तुकार हैं। 4 क्या है? वास्तुकार। वास्तुकार का मतलब होता है कि उसके इंजीनियर। काम तो कौन करवाता था? कुंभा, लेकिन डिजाइन जो तैयार करते थे उनको क्या कहते हैं? वास्तुकार। तो कुंभा के कितने वास्तुकार थे? 4। नंबर 1 आता है मंडन का। ये परीक्षा में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। मंडन। दूसरा था जैता, तीसरा था कूपा, और चौथा इसका वास्तुकार था नापा। ये 4 व्यक्तियों के नाम है, ध्यान रखना। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा वास्तुकार कुंभा का नहीं था, तो ध्यान रखें मंडन, जैता, कूपा और नापा ये किसके वास्तुकार थे? कुंभा के वास्तुकार थे। ये बिल्कुल सही ढंग से याद रखें। इस कुंभा के द्वारा 1458 में, कब? 1458 में इस कुंभा ने एक दुर्ग बनवाया। क्या बनवाया? एक दुर्ग। 1458 में क्या बनवा रहा है? दुर्ग। बनवा कौन रहा है? कुंभा। इस दुर्ग को कहते हैं कुंभलगढ़। इस दुर्ग को क्या कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग। और ये कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? राजसमंद में। कहाँ स्थित है? राजसमंद में। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कुंभलगढ़ किसने बनवाया था? कुंभा ने बनवाया। कुंभलगढ़ कब बनवाया गया? 1458 में बनवाया गया। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? राजसमंद में। और परीक्षा में प्रश्न पूछा कि कुंभलगढ़ का वास्तुकार कौन था? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कुंभलगढ़ का वास्तुकार कौन था? तो मंडन था। और ये चारों ऑप्शन में आते हैं वहां पर। कुंभलगढ़ का यदि वास्तुकार पूछा जाए तो कौन था? मंडन। बनवाने वाला कौन था? कुंभा। कब बनवाया गया? 1458 में। कौन सा दुर्ग है ये? कुंभलगढ़। कहाँ स्थित है? राजसमंद। इसकी ये जो चारों ओर की दीवार है इसको परिधि कहते हैं। किसी भी दुर्ग के चारों ओर जो दीवार होती है वो उसका परकोटा कहलाता है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की परिधि यदि आपसे पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए? परिधि, तो ध्यान रखना इसकी परिधि 36 वर्ग किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 36 वर्ग किलोमीटर इसकी क्या है? परिधि है। कुंभलगढ़ दुर्ग है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग है। राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग है। सबसे ऊंचा क्या है? दुर्ग। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। अभी हाल ही में जो राजस्थान पुलिस की परीक्षा लगी थी 13 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा, उसमें ये सीधा प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग कौन सा हो गया? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ को जब अबुल फजल देखने के लिए आया था, जो अकबर का दरबारी कवि था, तो उसने इस दुर्ग की ऊंचाई को देखकर कहा था कि कुंभलगढ़ इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि पास से देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिरे जाती है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ के बारे में ऐसा किसने कहा था, तो उसका उत्तर क्या होगा? अबुल फजल होगा। इस कुंभलगढ़ दुर्ग में रहकर ही कुंभा मेवाड़ का क्या चलाता था? शासन चलाता था। इसलिए कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहते हैं। मेवाड़ की क्या कहते हैं? आंख। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ की आंख
किस दुर्ग को कहा जाता है? कुंभलगढ़ को। जिसका कारण क्या था कि कुंभलगढ़ दुर्ग में रहकर ही मेवाड़ का शासन चलाता था, इसलिए इसको मेवाड़ की क्या कहते हैं? आंख। कुंभलगढ़ एक ऐसा दुर्ग है राजस्थान का जिसके अंदर भी एक दूसरा दुर्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है? दुर्ग। ऊपर का दुर्ग कुंभलगढ़ हो गया, अंदर भी कुंभलगढ़ की क्या स्थित है? दुर्ग है। और इस दुर्ग को कहते हैं कटारगढ़। कौन सा गढ़ कहते हैं? कटारगढ़। तो कुंभलगढ़ के अंदर जो दुर्ग स्थित है वो भी क्या है? उसे क्या कहते हैं? कटारगढ़ कहते हैं। दोबारा देखो, कुंभा के कितने वास्तुकार हैं? 4 वास्तुकार हैं, जिसमें पहला नाम क्या है? मंडन, जैता, कूपा और नापा। मंडन, जैता, कूपा और नापा। उसके बाद में इस कुंभा के द्वारा 1458 में क्या बनवाया गया? एक दुर्ग बनवाया गया। कब बनवाया गया? 1458 में। कौन बनवा रहा है? कुंभा। उस दुर्ग का नाम क्या रखा? कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ दुर्ग की चारों ओर की परिधि कितनी है? 36 वर्ग किलोमीटर है और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग माना जाता है। इस दुर्ग को देखने के लिए कौन आया था? अबुल फजल आया था। और अबुल फजल ने इसकी ऊंचाई को देखकर कहा था कि कुंभलगढ़ इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि पास से देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। कुंभलगढ़ में रहकर ही कुंभा मेवाड़ का शासन चलाता था, इसलिए इसको मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर भी दुर्ग स्थित है। तो कुंभलगढ़ के अंदर जो दुर्ग स्थित है उसे कहा जाता है कटारगढ़। और कुंभलगढ़ दुर्ग का जो वास्तुकार था वो कौन था? मंडन था। इसका वास्तुकार कौन था? मंडन। अब आगे देखो, कुंभा एक विद्वान शासक था। कैसा शासक था? विद्वान शासक। इसलिए इस कुंभा ने संगीत राज पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? संगीत राज पुस्तक लिखी। कुंभा के द्वारा रसिक प्रिया पुस्तक लिखी गई। कौन सी लिखी गई? रसिक प्रिया पुस्तक भी कुंभा ने लिखी थी। और कुंभा के द्वारा सूद प्रबंध पुस्तक लिखी गई। सूद प्रबंध, ये पुस्तक परीक्षा में आती है, ध्यान रखना कि कौन सी पुस्तक कुंभा ने लिखी या कौन सी पुस्तक कुंभा ने नहीं लिखी। संगीत मीमांसा कुंभा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, संगीत मीमांसा। उसके बाद में एक लिंग महामाप्ति पुस्तक भी कुंभा के द्वारा लिखी गई थी। ये सारी पुस्तकें अपने को याद रखनी है कि ये किसने लिखी थी? कुंभा ने। कुंभा ने संगीत राज, रसिक प्रिया, सूद प्रबंध, संगीत मीमांसा और एक लिंग महामाप्ति ग्रंथों की क्या की थी? रचना। इसकी सबसे श्रेष्ठ पुस्तक है जो संगीत राज है। ये कैसी पुस्तक है? सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कुंभा की कौन सी है? ये प्रसिद्ध पुस्तक है संगीत राज। ये संगीत राज है जो 5 रतन कोशों में बटी हुई है। किसमें विभक्त है? 5 कितने रतन कोश है? 5 रतन कोश। यानी संगीत राज को 5 भागों में बांटा गया है। और प्रत्येक भाग को किस नाम से जानते हैं? रतन कोश के नाम से जानते हैं। इन रतन कोशों में जो सबसे बड़ा रतन कोश है, यानी बड़ा रतन कोश यानी संगीत राज का सबसे बड़ा भाग है, उसको गीत रतन कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? गीत रतन कोश। और जो छोटा है उसे कहा जाता है पाठ्य रतन कोश। ये भी एग्जाम में पूछता है। अब देखो, कुंभा ने ये सारी पुस्तकें लिखी थी। कुंभा की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम संगीत राज है। और कुंभा के द्वारा जो संगीत राज पुस्तक लिखी गई थी वो किसमें बटी हुई है? रतन कोशों में। रतन कोश कितने हैं? 5 भाग हैं इसमें। सबसे बड़ा जो रतन कोश है उसको गीत रतन कोश, और सबसे छोटा जो रतन कोश है उसे पाठ्य रतन कोश कहा जाता है। रसिक प्रिया जो एक टीका है, यानी टीका किसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने पुस्तक पहले लिख
थी और उसी पुस्तक के आधार पर कोई दूसरी नई छोटी पुस्तक लिखी जा रही है, वो टीका कहलाती है। तो रसिक प्रिया जो पुस्तक थी, ये रसिक प्रिया पुस्तक गीत गोविंद पर लिखी गई टीका है। कौन सी पुस्तक है? गीत गोविंद एक पुस्तक थी। उस पुस्तक को आधार बनाकर कुंभा ने क्या लिखा? रसिक प्रिया लिखा। और इस गीत गोविंद का जो लेखक था उसका नाम था जयदेव। ये संस्कृत में लिखी गई पुस्तक थी गीत गोविंद, जिसका लेखक कौन था? जयदेव। इसी के ऊपर कुंभा ने रसिक प्रिया नामक एक छोटी सी टीका लिखी थी। उसके बाद में एक लिंग महामात्य जो ग्रंथ था वो कुंभा का सबसे बड़ा ग्रंथ था। कुंभा का क्या था? ये सबसे बड़ा ग्रंथ है। यानी जो भी ये सारी पुस्तक हैं इनमें सबसे बड़ी पुस्तक कुंभा की कौन सी थी? एक लिंग महामात्य थी। इसलिए इस ग्रंथ की तुलना किससे की जाती है? पुराणों से की जाती है। इसकी जो तुलना है एक लिंग महामात्य की तुलना किससे की गई? पुराणों से। अब पुराणों का मतलब समझ गए होंगे कि पुराणों में बहुत बड़ी कथा है, बहुत लंबे चौड़े पुराण हैं। तो वो जिस प्रकार से पुराण बड़े हैं उसी प्रकार से पुस्तक भी क्या है? बहुत बड़ी है। तो पुराणों की संख्या भी यदि पूछ ली जाए तो पुराण कितने होते हैं? 18 पुराण होते हैं। और इस एक लिंग महामात्य की तुलना भी किससे की गई? पुराणों से। यदि अपने से पूछा जाए कि एक लिंग महामात्य में किसका वर्णन है, तो ध्यान रखना इस एक लिंग महामात्य में राज व्यवस्था का वर्णन है। किसका वर्णन है? राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कई बार पूछ लेता है कि एक लिंग महामात्य में किस चीज का वर्णन है, तो राज व्यवस्था का वर्णन है। इसकी तुलना किससे की जाती है? पुराणों से। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कुंभा के द्वारा लिखे गए सभी ग्रंथों में सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? एक लिंग महामात्य। लेकिन कुंभा, ध्यान रखना, एक लिंग महामात्य को पूरा नहीं कर पाया था। इसलिए इस ग्रंथ को पूरा करने वाला व्यक्ति था कान्ह व्यास। कौन था? कान्ह व्यास। एक बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि एक लिंग महामात्य ग्रंथ की रचना किसने की थी, और उसमें कुंभा ऑप्शन नहीं था। उसमें ऑप्शन क्या था? कान्ह व्यास। क्योंकि कुंभा ने लिखना शुरू किया लेकिन इसे पूरा नहीं कर पाया, तो पूरा किसने किया? कान्ह व्यास ने किया। इस कारण से इस एक लिंग महामात्य ग्रंथ का लेखक किसे मान लिया गया? कान्ह व्यास को मान लिया गया। ये जरूर याद रखें कि एक लिंग महामात्य को पूरा किसने किया था? कान्ह व्यास ने। और यही इसका क्या है? लेखक है। तो ये कुंभा की साहित्यिक उपलब्धि हो गई। और कुंभा की जो वीरता की उपलब्धि थी वो मैंने कल आपको बताई थी कि उसने किस किस को हरा दिया था। इसके अलावा कुंभा को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। कुंभा को अनेक नामों से अपन जानते हैं। देखो, इस कुंभा को अपन क्या कह सकते हैं? पहला नाम अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य कुंभा को कहा जाता है। इसको कहा जाता है कुंभा। अभिनव भट्टाचार्य कुंभा को कहते हैं। उसके बाद में हिंदू सुल्तान कुंभा को कहा जाता है। धीमान, ये परीक्षा में पूछी जाती है उपाधि, धीमान, जिसे कहा जाता है कुंभा को। वैसे आपको 3 ही उपाधि याद रखनी है। कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य भी कहते हैं, कुंभा को हिंदू सुल्तान भी कहते हैं, और कुंभा को धीमान के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कुंभा को हाल गुरु, छाप गुरु, शैल गुरु, इन सब नामों से भी जाना जाता है। यानी आप ये 3 याद रखें, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान और धीमान। इसके अलावा आप ये शॉर्ट में याद रखें कि जिस उपाधि के पीछे गुरु जुड़ा हुआ है वो गुरु किसका होगा? वो उपाधि किसकी होगी? कुंभा की होगी। जैसे शैल गुरु, हाल गुरु, विद्या गुरु, छाप गुरु, ये सब उपाधि किसकी है? कुंभा की। कुंभा ने कुंभलगढ़ बनवाया, लेकिन ध्यान रखना इस कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग बनवाया था। अचलगढ़ दुर्ग बनवाया था, बसंती दुर्ग बनवाया था, और भोमट का दुर्ग भी बनवाया था। कौन सा दुर्ग बनवाया था? भोमट दुर्ग। ये भी कुंभा
द्वारा बनवाए गए थे। अब देखो अचलगढ़ का भी परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अचलगढ़ कहाँ स्थित है। तो अचलगढ़ और सिरोही दोनों बसंती, अचलगढ़ और बसंती दोनों दुर्ग कहाँ स्थित है, सिरोही में। ये किसने बनवाए थे, कुंभा ने बनवाए थे, ध्यान रखना किसने बनवाए थे, कुंभा ने। और ये कब बनवाया गया था, 1452 में। भोमट का दुर्ग कहाँ स्थित है, बाड़मेर में। भोमट दुर्ग कहाँ स्थित है, बाड़मेर में। ये दुर्ग भी कब बनवाया गया, 1452 में। तो कुंभा ने कुंभलगढ़ के अलावा अचलगढ़ बनवाया, बसंती दुर्ग बनवाया। ये दोनों दुर्ग कहाँ बनवाए, सिरोही में। कब बनवाए, 1452 में। भोमट का दुर्ग कहाँ स्थित है, बाड़मेर में। कब बनवाया गया, 1452 में। और ये सभी दुर्ग किसने बनवाए, कुंभा ने बनवाए थे। इस कुंभा ने कुशाला माता का मंदिर बनवाया था। कौन सी माता का मंदिर, कुशाला माता का मंदिर भी बनवाया था। और कुशाला माता का मंदिर कहाँ स्थित है, बदनौर में। और बदनौर कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा में। बदनौर कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा में। ये भी अपने से एग्जाम में पूछा जाता है कि कुशाला माता का मंदिर कहाँ स्थित है, बदनौर में है। और बदनौर कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा में। इस मंदिर का निर्माण कुंभा ने 1439 में करवाया था। कब करवाया था, 1439 में। यानी कुशाला माता का मंदिर मालवा विजय के उपलक्ष्य में ही बनवाया गया था, ध्यान रखना, 1439 में। और विजय स्तंभ बनवाया गया मालवा विजय के उपलक्ष्य में 1440 में। इस कुंभा के शासन काल में ध्यान रखें, एक रणकपुर जैन मंदिर बनवाया गया था। अब ये अच्छी तरीके से ध्यान रखें कि कुंभा के काल में कौन सा मंदिर बना, रणकपुर मंदिर बना। रणकपुर जैन मंदिर बनवाया गया था। इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब ये जरूर याद रखें कि रणकपुर जैन मंदिर कुंभा नहीं बनवाया था। कुंभा जब मेवाड़ में शासन करता था तो उस समय रणकपुर जैन मंदिर बनवाया गया था। और रणकपुर जैन मंदिर कहाँ स्थित है, पाली में। रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, पाली में स्थित है। रणकपुर जैन मंदिर का जो निर्माण कराने वाला व्यक्ति था, यानी कि अपन कह सकते हैं निर्माता, उस व्यक्ति का नाम था धरणक शाह। क्या नाम था, धरणक शाह। और इसका जो वास्तुकार था, उस वास्तुकार का नाम था दीपा। क्या नाम था, दीपा। रणकपुर जैन मंदिर 1444 स्तंभों पर टिका हुआ है। जो स्तंभों पर टिका हुआ है, इसलिए रणकपुर जैन मंदिर को स्तंभों का वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्तंभों का वन। यहां से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना। दिलवाड़ा का जैन मंदिर और रणकपुर का जैन मंदिर प्रसिद्ध है राजस्थान में पूरे में। रणकपुर जैन मंदिर बनवाया धरणक शाह ने, किसके काल में, कुंभा के काल में। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था विमल शाही ने। किसने, विमल शाही। बस दो याद रखें। तो यहाँ मैं कुंभा के साथ इसको रणकपुर को पढ़ा तो रहा हूँ, आपको बता तो रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना कुंभा जब शासन कर रहा था उस समय ये मंदिर बनवाया गया था। बाकी इस मंदिर में कुंभा का कोई लेना देना नहीं था, कुंभा के काल में बनवाया गया था। आपसे पूछे कि रणकपुर जैन मंदिर किसके समय बनवाया गया, तो उसका उत्तर तो कुंभा होगा। लेकिन रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है, पाली में। इसका निर्माता कौन था, यानी बनवाने वाला कौन था, तो उसका उत्तर होगा धरणक शाह है। और इसका वास्तुकार कौन था, दीपा। ये कितने खंभों पर टिका हुआ है, स्तंभ का मतलब खंभा। कितने खंभों पर टिका हुआ है, 1444 खंभों पर टिका हुआ है। इस कारण से राजस्थान में रणकपुर जैन मंदिर को स्तंभों का वन कहा जाता है। ये पूछेगा आपसे कि किस मंदिर को स्तंभों का वन कहा जाता है, तो उसका उत्तर होगा रणकपुर का जैन मंदिर। अब कुंभा के बाद में जो भी आगे पढ़ेंगे अपन, जो भी शासक आएगा वो कल पढ़ेंगे। कंप्लीट यूट्यूब पे जाकर के आप पूरा वीडियो देख करके लिखें, सुनने से भी बहुत कुछ याद होता है, देखने से भी बहुत कुछ याद होता है। और लास्ट में आप साथ साथ इसके लिखते भी रहें।
सब कुछ आपको पूरा विस्तृत तरीके से बताया जाएगा। इसको वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।